कि मृदा जनित रोग का अर्थ क्या है। रोग के जो कारक होते हैं वो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, वो वातावरण में हमेशा रहते हैं। कि किस तरीके से इस चीज को पहचाना जाए और समय रहते कैसे इसका उपचार किया जाए। पानी में भी डुबा करके जीवाणु जनित, अगर वो मुरझा है जीवाणु जनित, तो कैसे पहचानेगा। एक आम भाषा में जो हमारे किसान भाई है वो कैसे समझे, उनको कैसे याद रहे ये चीज। याद तो करना पड़ेगा। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवाई मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ मयंक सिंह। हमारे किसान भाई अपने फसलों को लेकर काफी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार मृदा जनित रोगों के कारण वो अच्छी फसल काट नहीं पाते। इसी बात के महत्व को समझते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सविता एक्का जी, जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से मृदा जनित रोगों को पहचाने और उसका उपचार करें। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूंगा कि मृदा जनित रोग का अर्थ क्या है। देखिए, किसान भाई को भी ये समझने की जरूरत है कि रोग के जो कारक होते हैं वो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, वो वातावरण में हमेशा रहते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म कण जो हैं, जैसे इनका निवास बहुत बार होता है कि वो बीजों में रहते हैं, तो उसको सीड बॉर्न पैथोजन हम लोग कहते हैं। सीड, बीज से जनित रोग वो उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे जो सूक्ष्म कण हैं वो आपके सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो मृदा जनित रोग जो उत्पन्न होते हैं वो उन्हीं सूक्ष्म कणों के द्वारा होते हैं। ये सूक्ष्म कण दो तरह से होते हैं, हम लोग किताबों में पढ़े होंगे, 3-4 क्लास से ही पढ़ते हैं। कवक भी होता है उसके लिए और जीवाणु भी होता है। कवक को हम लोग इंग्लिश में फंजाई भी बोलते हैं और जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये दो मुख्य सूक्ष्म कण हैं जो कि मिट्टी में हमेशा रहते हैं, और जैसे ही उनको अपना खाना भोजन, मतलब हर जीवित, चूंकि ये इनमें जीवन है तो उसको भोजन तो चाहिए ही, तो जैसे ही उनको अपना होस्ट प्लांट मिलता है वो तुरंत उस पर अटैक करते हैं और हम लोग को उस तरह से अपने पौधों में उस तरह की बीमारियां दिखाई देने लगती हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस। तो यही है मृदा जनित रोग, मिट्टी से होने वाली बीमारी। मतलब किसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि रोग के जो अवयव हैं वो मिट्टी में हैं, तो हम लोग को मिट्टी को ही इस तरह से, या खेत के उपचार के समय ही इस तरह का कुछ उपाय करना पड़ेगा कि वो जो भी हम पौधा लगाते हैं उस पे वो ना आ पाए। यही है मृदा जनित रोग। बिल्कुल। तो मैम आप अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इनके कारक क्या क्या है। मृदा जनित रोग में जैसा मैंने बताया कि फंजाई और बैक्टीरिया दोनों से होते हैं। जैसे हम लोग, चूंकि झारखंड परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो झारखंड में मुख्यतः ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, मतलब जीवाणु से उत्पन्न होने वाले। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मिट्टी जो है यहाँ अम्लीय है, और अम्लीय मिट्टी होने के चलते इसमें बैक्टीरियल विल्ट का प्रॉब्लम, मतलब जीवाणु से जनित उकठा रोग, मुरझा रोग, उकठा या मुरझा रोग, मुरझाने वाला रोग की समस्या ज्यादा हम लोग किसान भाइयों के खेतों पे पाते हैं। यानी कि झारखंड में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि मृदा रोग हम देखने को मिले। जीवाणु जनित मृदा रोग हम बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम मैं जानना चाहूंगा कि ये जो रोग होते हैं इनको किस तरह से हमारे जो किसान भाई है उनको पहचाने। पहले तो किसान भाई को ये पता होना चाहिए कि ये रोग जो है वो किन किन फसलों पे लगते हैं, है ना। तो फसलों की जहाँ बात करेंगे तो हमारी कुछ सब्जियों में ये रोगों का प्रकोप होता है, जैसे सोलेनेसी कुल के सब्जी, जिसको कि किसान बहुत बृहद पैमाने पे लगाते हैं। आप ले लीजिए बैगन, टमाटर, आलू, मिर्च और आपका शिमला मिर्च, ये 5 सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं जिसकी की खेती हमारे झारखंड में बृहद पैमाने पर होती है। जिस पर ये जीवाणु जनित जो मुरझा रोग है ये बहुत उग्रता से आता है, और हम लोग जानते हैं किसान छोटे पैमाने पे नहीं लगाते हैं,
वो कई एकड़ पे लगाते हैं इसको। और इस रोग के आने से ये, चूंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कैंसर एक बार हो जाने के बाद में उससे बच पाना मुश्किल है, वैसा ही ये जो मुरझा रोग है, एक बार लग जाने के बाद में फील्ड पे, किसान के खेत पे अगर वो समय पर उसका उपचार नहीं करेगा तो एक पौधा भी उस पर नहीं बचा पाता है। तो मुख्य रूप से हम इस रोग को सोलनेसी कुल की सब्जियों में और कुछ दलहनी हम लोग फसलों में, दलहनी फसलों में मुख्यतः हमारे यहाँ पे चने की खेती होती है और फिर अरहर की खेती होती है। तो अरहर और चना में, और सब्जी में आपका हो गया आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च, ये 5 सब्जियों में इस रोग का बहुत प्रकोप होता है। जी, तो मैम अब इस चीज को किस तरीके से किसान पहचाने कि जो फसल है वो धीरे धीरे इस रोग से पीड़ित हो रहा है? देखिए, ये मुरझा रोग जो है, ये चूंकि मैंने बताया कि दोनों अवयव से होता है, एक कवक से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। दोनों को पहचानने, आप जैसे बाहर से आप देखेंगे, ऊपर से अगर अपने फील्ड में, तो दोनों में वो उसी तरह का मुरझाने वाला, मुरझा जाना, मतलब क्या होता है कि पत्तियां अचानक से, आप जैसे आप सुबह में किसान खेत में गए, एक दिन पहले देखा उसका पौधा एकदम सही है, दूसरे दिन वो सुबह गया तो उसको दिखाई देगा कि उसकी पत्तियां नीचे की तरफ में झुक गई हैं। वो समझने लगता है कि इसको फील्ड में पानी का कमी हो गया और वो पूरे फील्ड को अपना इरिगेट कर देता है। ये तो किसान को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये दोनों अवयव से पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो मुरझा रोग जब जीवाणु से होता है तो ये उसका सूखना ऊपर से नीचे की तरफ होता है, मतलब ऊपर से वो मुरझाते हुए पूरा नीचे तक, ऊपर की पत्तियां मुरझाते हुए पूरे नीचे तक पूरी दिखाई देंगी मुरझाई हुई। लेकिन जब ये कवक के द्वारा होता है तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ का पत्ती, मतलब एक साइड का, प्लांट में जानते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, टहनियां होती हैं, एक तरफ की पत्तियां मुरझाई रहेंगी, नीचे की तरफ से ऊपर का ठीक ठाक रहेगा। तो यही अंतर हम लोग सबसे इनिशियल स्टेज में, एकदम प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे पहले दिन। लेकिन अब जब आप दूसरे दिन जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा पौधा मुरझाया हुआ दिखेगा। तो यही 2 लक्षण होते हैं। सबसे पहला बात है कि ये जो लक्षण होते हैं, हमेशा ये आपका अरहर ले लीजिए या आप चना ले लीजिए, या तो ये 5 कुल की सब्जियां, जो सोलनेसी कुल की सब्जियां हैं, ये जब भी उसमें फ्लावरिंग होता है, मतलब जब फूल आने लगते हैं, या मैच्योरिटी स्टेज, अर्थात ये हुआ कि परिपक्वता वाले स्टेज में जब उसमें फल लगने वाले होते हैं, उसी समय ये रोग सबसे ज्यादा उग्र माना जाता है। ये उग्र इसीलिए होता है क्योंकि कभी भी ये समझने का जरूरत है कि रोग जो लगते हैं वो 3 कारकों से लगते हैं। पहला तो हमारा जो रोग पैदा करने वाला जो सूक्ष्म कण है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, उसमें मल्टीप्लाई होने का क्षमता होना चाहिए, पहला वो कारण है। दूसरा, जो हम उसको होस्ट जो दे रहे हैं, जो हम उसको खाना दे रहे हैं, वो अपने उसी अवस्था में होना चाहिए, अर्थात हम लोग उसको कहते हैं ससेप्टेबल स्टेज में आपका वो प्लांट होना चाहिए। और तीसरा जो अवयव होता है वो उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो वातावरण है वो फेवरेबल होना चाहिए। ये 3 अवयव जब तक नहीं मिलते हैं तब तक किसी भी, ये मृदा जनित रोग की बात नहीं है, आप किसी भी रोग के लक्षण को तब तक आप अपने पौधों पर नहीं देख पाएंगे। ये 3 अवयव, उसमें लक्षण आने में ये 3 अवयव की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो ये जो ससेप्टेबल स्टेज जो हमने कहा कि होस्ट में वो स्टेज, परिपक्वता का स्टेज आने पर ही ये रोग के लक्षण जो है वो उग्र हो जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो हमारा सूक्ष्म कण है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। इस समय में क्या होता है कि किसान जैसे देखते हैं मुरझाया हुआ, उनको लगता है कि पानी की कमी हो गई है, तो वो क्या करते हैं, पानी पटवन कर देते हैं। हम जानते हैं कि ये सूक्ष्म कण का हाथ पैर तो है नहीं कि वो चल के जाएंगे, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसी तरह का माध्यम चाहिए होता है। मेन रूप से माध्यम हम लोग देखते हैं कि हवा होता है उनका एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह करने के लिए, या तो फिर पानी हुआ, या फिर हम जैसे फार्म इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, है ना, फार्म इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, ये सब इसका जरिया होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने का। होता क्या है कि जैसे ही सिम्टम दिखा, किसान भाई करते हैं पानी उस पर पटवन कर देते हैं, और उसी पानी से जितना भी जगह हो, ये देखिए ये हजारों की संख्या में ये मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सूक्ष्म कण 1-2 तो पैदा होते नहीं है, 1000 मिलियन में वो पैदा होते हैं।
तो ये जितना पानी उसको जहां जहां भी ले जाता है और जहां जहां पे वो प्लांट उसको कमजोर मिलता है वो वहां वहां अटैक करता है। इसीलिए किसान जो है पहले दिन सिर्फ 10 पौधे ही अपने मुरझाया हुआ देखते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसको वो 50 मिलता है, तीसरे दिन वो कम से कम 200 से 250 होकर के फिर धीरे धीरे पूरे फील्ड को वो खत्म कर देता है। तो यही है इसके लक्षण मुरझा रोग के। अगर फंगल से हुआ है तो आपको आधा पार्ट हरा ही दिखेगा, और बैक्टीरिया से जीवाणु से हुआ है तो वो पूरी तरह से मुरझा जाता है। एक तो ये तरीका है आपका पहचानने का। दूसरा और मुख्य तरीका है किसान कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे कवक से हो रहा है या वो जीवाणु से हो रहा है, क्योंकि दोनों अवयव जो है उनके लिए अगर हमको कुछ उपचार करना है तो दोनों का अलग अलग होता है। अगर वो कवक से हुआ है तो उसका उपचार हम दूसरी तरह से करेंगे, और अगर वो जीवाणु से हुआ है तो उसका उपचार दूसरी तरह से करना होता है। तो इसलिए इसको पहचानने का एक तो आप इनिशियल स्टेज में ये देख लीजिए, इसमें भी नहीं समझ में आया आपको तो आप क्या करेंगे कि जो मरा हुआ पौधा है आपको उसको उखाड़ना है अपने फील्ड से, और उसकी जो जड़ के पास की मिट्टी है उसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में जड़ से जस्ट ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं कॉलरिज्म, तना का भाग, उसको वो तिरछा काटना है उसको साफ करने के बाद में, और फिर कांच के ग्लास में आप पानी रखेंगे और उस हिस्से को उस पर डुबाएंगे। ठीक है, डुबो देंगे। डुबो देने से क्या होगा, अगर वो जीवाणु के द्वारा हुआ है वो रोग, तो उसमें से एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा। उससे किसान आसानी से पता कर लेगा कि ये रोग जो भी मेरे फील्ड पे आया है वो जीवाणु से आया है, मुरझा रोग। तो यही तरीका है इसको सबसे अच्छा पहचानने का, क्योंकि हम लोग को भी कभी इस तरह से बताया जाता है तो हम लोग भी सबसे पहले वही चीज पूछते हैं कि आप पानी में डाल करके ये दिखाइए, ये बताइए, क्योंकि मुरझा जब आता है तो वो दोनों एक ही तरह का, दोनों में एक ही तरह का दिखता है। आप अंतर पहचान ही नहीं सकते कि वो जीवाणु से हुआ है या कवक से हुआ है ना। तो यही दो चीजों को ध्यान रखेंगे कि इनिशियल स्टेज में ही उसको वो जल्दी से ऑब्जर्व करके जो भी पहचान लेंगे, और उसके बाद जो भी उपचार हम लोग बताते हैं उसको अगर वो ठीक से करेंगे तो आराम से अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोग उसमें उपज पा सकते हैं। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये जो मृदा जनित रोग होते हैं ये सब्जियों में ज्यादा फैलते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को एक सिंपल सा सादे भाषा में एक उदाहरण, जीवित उदाहरण देकर के समझाइए कि किस तरीके से इस चीज को पहचाना जाए और समय रहते कैसे इसका उपचार किया जाए। जी, पहचान तो मैंने बता ही दिया पहले कि कैसे आप पानी में भी डुबा करके जीवाणु जनित, अगर वो मुरझा है जीवाणु जनित तो कैसे पहचानेगा। तो ये मुख्य रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब्जियों में, सोलेसी कुल की सब्जियों में बैगन लगाता है किसान हमारा, टमाटर लगाता है या मिर्च लगाता है, कैप्सिकम लगाता है। अभी किसान हमारा मार्च के लास्ट या अप्रैल में अदरक की खेती करेगा। ये सब में उसी तरह का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले जो भी किसान इन फसलों को लगाते हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो खेत की तैयारी के समय से ही थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये समझ लेना है कि जब खेत की तैयारी कर रहे हैं दोनों अवयव अलग अलग अगर हैं, जैसे मैं पहले तो जीवाणु जनित के बारे में ही बताती हूँ क्योंकि इसका प्रॉब्लम ज्यादा हमारे यहाँ पर होता है। चूंकि यहाँ हमारा सॉइल अम्लीय है, तो जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय तैयारी करते समय में ब्लीचिंग पाउडर है ना, बहुत आराम से मिल जाता है मार्केट में। ब्लीचिंग पाउडर ये 15 से 20 किलो, अगर सब्जियों में यूज कर रहे हैं तो 15 किलो काफी है, और अगर अदरक ले रहे हैं तो 20 से 25 किलो ले लें ब्लीचिंग पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से। वो सॉइल में अपना अप्लाई कर देंगे, मिट्टी में लगा लेंगे। जब तैयारी कर रहे हैं, कितने समय के बीच में इसको डालना होगा? नहीं कुछ नहीं, तैयारी जैसे कर रहे हैं अब लगाने के पहले वो ब्लीचिंग पाउडर भी साथ में, जैसे खेत तैयारी कर रहे हैं तो गोबर का खाद लगाते हैं ना, उसी समय वो ब्लीचिंग पाउडर, अगर सब्जी ले रहे हैं तो 15 से 20 किलो ले लें, और अगर अदरक है तो 20 से 25 किलो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जरूर कर लें अपने खेत में इस रोग से बचाव के लिए। दूसरा ये करें कि बीज का उपचार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बैगन टमाटर ये तो उपचारित मिलता है, अदरक अगर लगा रहे हैं तो अदरक को उपचारित करना पड़ेगा उन्हें। अदरक उपचारित करने के लिए अदरक को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये रसायन है जो कि बाजार में आपको ब्लू कॉपर
या ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से मिलता है। ये दवा 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना लेना है और उसके बाद अदरक को उस पर डुबो देना है। डुबोने के बाद तुरंत नहीं निकालना है उसको, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक उसको डुबो के रखना है और उसके बाद निकालना है और फिर छायेदार जगह पे सुखाने के बाद ही लगाना है। ये तो अदरक की बात हो गई। आप उसको आप नीड़ बना के लगा दिए। अब अदरक लग गया, आपको प्रारंभिक लक्षण कुछ पौधों में दिखेगा। मैंने पहले ही बताया, मुश्किल से जैसे किसान डेली अपना खेत जाता है, उसको 5 से 10 पौधे में प्रारंभिक लक्षण दिखाई देंगे। जैसे ही ये लक्षण दिखते हैं, किसान भाइयों को ये करना है कि जो मुरझा गया, मैंने बताया कि ये कैंसर है, जिस भी पौधे पे ये लग जाएगा उसको सरवाइव करवाना मुश्किल होता है। उस पौधे को 5 से 10 ही पौधा है, किसान तो 1000 की संख्या में पौधे लगाते हैं। 5 से 10 पौधे में जैसे ही लक्षण दिखा, किसान को वहां से पौधा उखाड़ लेना है। वो वहां से मिट्टी से हटा देगा, क्योंकि वहां रहने देगा और जैसे इरिगेट करेगा, पटवन करेगा, तो वो रोग के अवयव उसके पौधे में है और वो पूरे आपके खेत पे फैल जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले इन्फेक्टेड प्लांट जो है उसको आप वहां से निकाल लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस, लेकिन यही करना पड़ता है। इसके बिना फिर इसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको सॉइल ड्रेंच करना है। सॉइल ड्रेंच करने में मतलब पूरे खेत में तो आप नहीं पटवन कर सकते, लेकिन पौधे की जड़ के पास, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पौधे की जड़ के पास मैं 2 दवाई बताऊंगी, एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और दूसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लू कॉपर। ये दोनों इन दोनों दवाइयों को एक आम भाषा में जो हमारे किसान भाई हैं वो कैसे समझे, उनको कैसे याद रहे ये चीज? याद तो करना पड़ेगा। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवाई मिलती है। एक्चुअल में जब किसान जाता है तो वहाँ ज्यादा हमारे जो बायर हैं, जो दुकान वाले हैं, ये इंसेक्टिसाइड दे देते हैं, कीड़ा मारने वाला दवाई दे देते हैं। लेकिन उनको याद रखना पड़ेगा कि अगर मुरझा रोग आया है तो उसमें उनको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन याद, अब किसान हमारे बहुत पढ़े लिखे, उनको याद भी हो जाता है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्लाइटॉक्स 50 हम 10 लीटर पानी के लिए बता रहे हैं। 1 मिलीलीटर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। छोटी सी पुड़िया रहती है 30 रुपए की, 30 रुपए की छोटी पुड़िया रहती है। ये 10 ग्राम की पुड़िया रहती है ये। और ब्लाइटॉक्स 50 ये 1 किलो का पाउडर रहता है, 80 रुपए के लगभग का रहता है। इसका 30 ग्राम, 10 लीटर पानी का बता रही हूँ। 10 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है और 30 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 लेना है। ये आप घोल बना करके आपको हर पौधे के जड़ के पास, अब जैसे उसको पटवन करके आप डालें या जो भी करके डालें, लेकिन वो दवा जो है वो जड़ के पास जाना चाहिए। यही उपाय है इसको बचाने का। वो दवाई इसलिए है क्योंकि वो जो जिन पौधों में रोग हुआ था, तो फिर वो बचे हुए जो रोग है वो बाकी पौधों पे ना फैले। हाँ, क्योंकि आप अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो अवयव वो पानी से या कुछ से भी, आपके पैर में ही चप्पल पे लग के वो दूसरे जगह पे, उनका पैर तो रहता नहीं है, वो अपना माध्यम खोज लेते हैं एक जगह से, क्योंकि वो पौधा तो मर गया, वहां पे उसका खाना खत्म हो गया, अब उसको दूसरा खाना चाहिए, तो वो दूसरे जगह जाने के लिए अपना माध्यम ढूंढ लेता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको हर पौधे के जड़ के पास, ये चूंकि मृदा जनित रोग है, ये जड़ से ही आता है, इसलिए जड़ के पास आपको ये दवाई देना पड़ेगा। और दूसरा उपाय ये है कि कुछ रोग रोधी किस्में हैं हर फसलों के लिए। मैं बैगन से शुरू करूंगी। हर फसलों के लिए कुछ रोग रोधी किस्में हैं, इन किस्मों का भी वो उपयोग करेंगे तो ये रोग का प्रकोप कम आता है। और अगर आए भी तो आप इस तरह का उपचार कर लें। आपको जो मैंने जो 2 फंजीसाइड बताया, वो आप उसको जड़ के पास में डालेंगे तो नो डाउट एकदम आपका फील्ड और पौधा उस पे फिर नहीं मरेगा। आपका 10 ही पौधे का नुकसान होगा, बाकी पौधे को आप सरवाइव करवा लेंगे, है ना। तो जैसे बैगन आप ले रहे हैं तो बैगन में आप स्वर्ण श्री लेंगे, स्वर्ण मणि लेंगे। अगर आप टमाटर लगा रहे हैं तो उसमें आप लेंगे अर्का आभा, अर्का आलोक। हाइब्रिड में हमारा अर्का श्रेष्ठ है, अर्का अभिजीत है। अगर चिली मिर्च लगा रहे हैं तो उसमें है आपका अर्का लालिमा है, पूसा ज्वाला है। ये सब जो किस्में हैं ये सब रोग रोधी किस्में हैं। आप अगर कैप्सिकम ले रहे हैं, शिमला मिर्च ले रहे हैं तो उसमें आपका पूसा दीप्ति है, पूसा मेघदूत है। और अगर आप अदरक की खेती कर रहे हैं तो उसमें सुरुचि है, नादिया है, सुप्रभा है। ये सब
जो किस्में हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल रहती है, आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अदरक की किस्म तो अवेलेबल रहती है। और आप अगर सोलनेसी कुल के सब्जियों के लिए अगर आप चाहेंगे तो आपका पलांडू में जो हमारा हाथ में जो बागवानी केंद्र है उस पे मिल जाता है। तो किसान भाई ये सब किस्मों को अगर लगाएंगे, अगर उनके खेत में इस तरह की समस्या आती है तब ये इन सब किस्मों का चुनाव करेंगे तो इस रोग से वो अपनी फसलों को बचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि मृत जनित रोग को हम कैसे पहचानें, कैसे उसका उपचार करें। हमारे किसान भाई अब से आपको अपने जो खेत है, जो फसल है, उस चीज उसको खोना नहीं पड़ेगा। अच्छे से आप उपचार जानते हैं कि अगर आपका खेत मृत जनित रोगों से पीड़ित है तो आपको कैसे अपने फसलों को बचाना है, कैसे अपने सब्जियों को बचाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आज के कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि दर्पण। हम एक बार फिर हाजिर होंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद।